वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं, इन सब का मकसद ये होता है ताकि आपको जो है नॉलेज फराहम की जाए और साथ ही साथ आपको अवेयरनेस दी जाए, ताकि आप जो है आप अपने रूटीन के काम जो आपके स्टॉक मार्केट के हैं वो आप पूरी तरीके से कर सकें। नाज़रीन, रोज़ाना हम सेशन कर रहे होते हैं मार्केट के हवाले से। आज थोड़ा-सा हट के प्रोग्राम है, जी हाँ। मार्केट के हवाले से हमारी बात नहीं होगी कि कौन सा स्टॉक लेना है और कौन सा स्टॉक नहीं लेना है, हम आज ये बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो है किस तरह से बहुत सारे हम में और आप में से लोग हैं जो है इस वक़्त जाना चाहते हैं अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से जा सकते हैं, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। जी हाँ, आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। वो बेसिकली हैं वीज़ा कंसल्टेंट और जो है उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे और ये नहीं है कि हम सिर्फ ये रूटीन की बात करेंगे, हम ये भी जानेंगे कि जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, वो उनके कितने चांसेस होते हैं, तो ये सारी बातें करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वकास अहमद साहब की, तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिस। जी सर, कैसे हैं आप सर, खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएँ कैसी हैं मिस? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर, सबसे पहले तो ये कि थैंक यू सो मच आपके टाइम का और ये कि सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी कंपनी कौन-सी है और जो है थोड़ा-सा आप अपने हवाले से हमारे नाज़रीन को इंट्रोडक्शन दें और उसके साथ ही साथ फिर आगे हम जो है सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी। ये मेरी कंपनी मेरा खुद का नाम वकास अहमद है। आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ रॉकीज़ कंसल्टेंट जो कि 2016 से वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने स्टडी अब्रॉड एजुकेशन के हवाले से कंपनी स्टार्ट की थी। उसके बाद फिर हम विजिट वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा और विजिट वीज़ा इस तरह के बिज़नेस या इमिग्रेशन हो गई, कुछ ममालिक की लेट्स सपोज यूएसए, कनाडा या यूके, यूरोप तरफ जाना चाहते हैं या मलेशिया, तो उसमें हम सर्विसेज देते हैं। सही, ज़बरदस्त, बिल्कुल। अच्छा सर, सबसे पहले चूँकि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो हमारा जो सवाल होगा पहले वो इससे ही रिलेटेड होगा, वो ये कि जैसे स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं और जो डीलर्स हैं, जो जो ऑथराइज़्ड डीलर्स हैं और जो है जो काम कर रहे हुए हैं वहाँ पर, अगर वो जो है अपना वीज़ा उनके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं दुनिया में और वो अगर सबसे मेन सवाल ये कि अगर वो कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या उनको वीज़ा मिल जाएगा जो ऑथराइज़ हैं वहाँ पर डीलर्स हैं स्टॉक मार्केट के, तो क्या प्रोसेस होता है? थोड़ा-सा इस हवाले से बताइए। देखिए, इसमें जो स्टॉक मार्केट के हैं, डीलर्स हैं, जो बिज़नेस इसमें कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो उसमें उनका बेनिफिट ये है क्योंकि ये इंटरनेशनल एक समझिए कि काम है। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है, हर कंट्री में उनके डीलर्स तो होंगे ही होंगे। हुँ, हुँ। तो उन कंपनीज़ के होंगे, तो उनका ये बेनिफिट्स है, तो वहाँ से स्पॉन्सरशिप लेटर या आपका इन्विटेशन लेटर, उस लेटर पे वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो ईज़िली उनका मतलब एक सबसे बेनिफिट ये है कि वो उनका इंटरनेशनली एक तरह से काम है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनका लिंक पूरे ओवरऑल वर्ल्ड पे होगा। तो वो किसी भी कंपनी का किसी के भी कंपनी पे इन्विटेशन मँगवा के वो मूव हो सकते हैं ईज़ी। सही। अच्छा, अब से यहाँ पर ज़रा मुझे ये बताइए कि जैसे कि हम बात करेंगे थोड़ा-सा बिज़नेस के हवाले से कि जो है बहुत से लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं और तो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के हवाले से किन ममालिक को जो है आप कहते हैं कि वहाँ पर अगर रिलोकेट हुआ जाए, तो जो है वहाँ पर बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो ज़्यादा हैं और कौन-कौन सी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? देखिए, बिज़नेस तो ओवरऑल वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज़ में है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ईज़ी टू एक्सेस कौन-सा कंट्री है हमें, हुँ, जहाँ से हमें ईज़ी वीज़ा मिल जाए, ईज़ी अपॉइंटमेंट मिल जाए, ताकि हम मूव करके बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकें। लेट्स सपोज़ आजकल अगर हम गल्फ कंट्रीज़ में देखा जाए या मिडल ईस्ट कंट्री में, तो गल्फ में टॉप पे जो जा रहा है, वो अभी यूएई जा रहा है। हुँ, यूएई में हुँ। हम एक तरह से प्रॉपर्टी पे भी बिज़नेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ कर सके।
या लेट सपोज अभी 30% पे डाउन पेमेंट पे प्रॉपर्टीज आप ले सकते हैं, उसके ओनर बन सकते हैं। उसमें फिर आपका ये बेनिफिट है, आपको 10 इयर्स का गोल्डन वीजा मिलेगा, आप उधर रह सकते हैं, आपको पीआर आराम से मिल जाएगी, आप उधर रह के अपना बिजनेस और भी कर सकते हैं, या नहीं भी करें तो उधर से आपका रेंट देके उधर से भी आप रेंट पे भी आप प्रॉफिट, उसमें काफी प्रॉफिट आप कह सकते हैं 2-3 प्रॉपर्टी परचेस के। फर्स्ट ये है, अगर आप मलेशिया जाना चाहते हैं या इंडोनेशिया में जो टॉप चल रहा है वो आजकल का रेस्टोरेंट का बिजनेस काफी चल रहा है, या होटल्स का हो गया, 2 to 3 स्टार होटल होगी, वहां पे आप होटल पे काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो उधर टूरिस्ट कंट्री है, एक तरह से पूरी कंट्री मतलब वर्ल्ड वाइड के उधर टूरिस्ट आते हैं, उधर रहते हैं, तो उधर इसमें भी बेनिफिट्स काफी हैं आपके। सही। और से ये थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि आजकल जैसे लोग एक तो ये कि वर्क परमिट के हवाले से भी जो है मूव होते हैं, ज़ाहिर है अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर किन ममालिक में जो है वो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ और किस नौइयत की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ वो ज़्यादा हैं? और इस वक़्त जो और ये भी मैं जानना चाहूँगी कि आपसे जो लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, तो मतलब क्या क्वालिफ़िकेशन होती है और आप उनको किस तरह से गाइड करते हैं कि कहाँ पर किस क्वालिफ़िकेशन की ज़्यादा डिमांड है और कौन-सी वर्क परमिट के कौन-सी कंट्रीज़ हैं जो वर्क परमिट वीज़ा जो है, वो आसानी से जो है वो दे देती हैं? इसमें काफी, सबसे पहले तो कोई भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो एक तो उनसे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, और थर्ड जो क्वेश्चन हमारा होता है बजट का। बजट इज मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स। उनके बजट के हिसाब से हम कंट्री बताएंगे। लेट सपोज किसी का बजट 10 लाख होगा, 1 मिलियन होगा, किसी का 2 मिलियन होगा, किसी का 5 मिलियन होगा, तो हम उस हिसाब से उनको डील करते हैं क्लाइंट को। अगर 1 मिलियन का किसी का बजट है और उनकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है तो उनको हम मिडल ईस्ट कंट्रीज, मलेशिया हो गया या थाईलैंड हो गया या आपका इंडोनेशिया हो गया, या अगर गल्फ कंट्रीज में देखा जाए दुबई या सऊदी या कतर, ओमान, इस तरफ पे, लेकिन लेबर आपको जॉब मिलेगी, लेबर कैटेगरी की जॉब मिलेगी। इंटरनेशनल को ज्यादा लेबर कैटेगरी मिलती। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो वहां पे किसी किसी की अगर क्वालिफिकेशन अच्छी है तो उनको हम विजिट पे भेजते हैं। विजिट पे भेजने के बाद फिर हम उनका इंटरव्यू करवाते हैं, क्योंकि काफी कंपनी से उधर इंटरव्यू करवाते हैं, तो वहां पे ये चीज है। अगर कोई क्लाइंट होता है वो बोलता है सर हमें यूरोप तरफ जाना है, यूरोप तरफ मूव होना है, शेंजन वीजा हो, हमारे पास पासपोर्ट भी होना चाहिए, हम 5-6 साल रहते हैं तो हमें पासपोर्ट भी होना चाहिए उस कंट्री का, तो हम उनको पोलैंड या चेक रिपब्लिक या हंगरी, और भी कंट्रीज है, लेकिन इधर से एक्सेस हमारा इजी जो है वो 3 कंट्री, या पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी है, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट इजीली हमें मिल जाती है। बाकी और कंट्री से उधर की अपॉइंटमेंट काफी इशू है, और कुछ एम्बेसी हमारी इधर पाकिस्तान में नहीं है, तो उनको फिर हम दुबई में इंटरव्यू देना पड़ता है या ईरान की तरफ जाना पड़ता है, तो ये भी हमारे एक्सपेंस काफी क्लाइंट का बढ़ जाता है। तो 3 कंट्रीज हम उनको बताते हैं, उधर आप जॉब करें, वर्क परमिट इजी टू एक्सेस है। सही। सर अगर हम बात करें यूएसए की और कनाडा की जो साइड है वहाँ पर हम बात करें तो वहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या किस किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर है और कौन लोग जो है क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो लोग उस साइड पर मूव होना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? थोड़ा सा इस रीजन को भी कवर करें। बिल्कुल, यूएसए कनाडा की तरफ भी है, लेकिन यूएसए कनाडा में ये है कि इनको क्लाइंट को हम कहते हैं कि आप विजिट पे जाए, उधर विजिट पे जाके फिर आप उधर सेट करके उधर, क्योंकि इधर पाकिस्तान से काफी मतलब इसमें इजी नहीं है वर्क परमिट यूएसए और कनाडा का, तो उनको काफी, मैं इन क्लाइंट्स को कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप विजिट पे जाए। आप हमें पेमेंट नहीं करें, कोई इशू नहीं है, हम पेमेंट के लिए नहीं बैठे हुए, हम सिर्फ सर्विस के लिए बैठे हुए हैं। हम आपको एक एडवाइस दे रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप विजिट पे जाए। विजिट पे जाने के बाद आप उधर काफी कंपनी से, कोई काफी लोग होते हैं वो जाके वापस आ जाते हैं, तो उनके लिए ये
अच्छा है कि आप जाएँ, उधर का माहौल देखें, आप बच्चों की एजुकेशन, ज़ाहिर-सी बात है, खुद तो नहीं रहना ना, आप फैमिली को शिफ्ट करना है, तो उधर हुँ। बच्चों की एजुकेशन देखें, उनकी फीस देखें, ये सारा एनवायरनमेंट देखें। आप उधर जॉब आपको उधर अच्छी मिल जाती है यूएसए, कनाडा में, तो आप अपनी फैमिली को भी मूव करके और आप रह सकते हैं। सही। तो सिर्फ़ जो विज़िट वीज़ा है उसका क्या रेशियो है? इसके हवाले से मैं जानना चाहूँगी। जैसे यूएसए है और कनाडा है, इनकी जो है विज़िट वीज़े के क्या कितना रेशियो है आपके पास कि कितनी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं जो जिन्होंने अप्लाई किया और क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप सजेस्ट करेंगे कि ये हो कि ताकि जो है आप वीज़े के लिए जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो कि आपको वीज़ा मिल जाए? देखिए, विज़िट वीज़ा के लिए, यूएसए के लिए तो मैं कहूँगा कि आपकी सबसे पहले फाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हुँ, हुँ। आप सिंगल में अप्लाई नहीं करें, फैमिली के साथ अप्लाई करें। आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका कोई इल्लीगल एक्टिविटी पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। राइट। और ये फाइल स्ट्रॉन्ग होने के बाद फिर हम उनके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं। लेट्स सपोज़ कोई बिज़नेस करता है, किसी चीज़ में भी किसी बैंकर है, बैंकर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। हुँ, तो उस हिसाब से, बैंकर के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से आप रेडी करें चीज़ें। उसके बाद आप जॉइन कर सकते हैं। आप इंटरव्यू दे के फिर आपका उसी टाइम आपका पता चल जाता है कि क्लियर है या नहीं। लेकिन रेशियो की बात की जाए तो डिपेंड ऑन वीज़ा ऑफिसर। हुँ, वीज़ा हुँ। ऑफिसर को सिर्फ़ आपने उनको सिर्फ़ ये एक ट्रस्ट देना है इनको कि सर हम विज़िट पे जाके वापस आ जाएँ। उनको सही। प्रॉपर्टी शो करें, उनको आप गाड़ी है, गाड़ी के मालिक हैं, उनको शो करें हमारी गाड़ी है, मेरा घर है इधर, मेरी फैमिली है, प्रॉपर इधर रह रहे हैं। हुँ। तो वो उनको जस्ट उनको ये बिलीफ हो जाए कि ये पर्सन वापस आ जाएगा, स्लिप नहीं होगा, तो फिर उनको वीज़ा मिल जाता है ईज़ी। सही, ठीक। और फिर ये मुझे बताएँ कि किन कौन-सी जो है ऐसी 5 कंट्रीज़ के नाम मैं जानना चाहूँगी कि वो आप मुझे बताएँ कि जिनमें आपको लगता है कि वर्क के लिए यानी जॉब के लिए अगर कोई जाना चाहे और 5 जॉब के हवाले से और 5 बिज़नेस के हवाले से जो है कौन-सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है लोग हमारे जो है वो ईज़िली मूव हो सकते हैं? इसमें 5 कंट्रीज़ आ जाते हैं। आपका अगर बजट ज़्यादा है तो आप यूरोप की तरफ मूव हो जाएँ। ओके। जैसे मैंने ये आपको पहले जॉब भी के बताया हवाले था, से है या पोलैंड। बिज़नेस के हवाले से? जॉब जॉब के हवाले से मैं ओके। बता रहा हूँ। ठीक, 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 सही। जॉब के, क्योंकि एक है स्टूडेंट वीज़ा, सक्सेस रेशियो इज़िली आपको मिल जाता है। हुँ, और हुँ। दूसरा वर्क परमिट, आप इधर से ही वर्क परमिट के लिए आप जो है वीज़ा अप्लाई करें। विज़िट के लिए नहीं है। आप अगर हंगरी या इस तरफ आप जाते हैं, तो इसमें रेशियो आपका 100% सक्सेस है। आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर आपको डॉक्यूमेंटेशन में होता है कि ये है, इसको कोई कंपनी बड़ी हंगरी की लेट्स सपोज़ कंपनी है, वो आपको हायर कर रही है। तो उस लेटर में लिखा होता है कि इस बंदे को हम हायर कर रहे हैं और हायर कर दिया, इसकी सैलरी इतनी है, इसकी सर्विस हम एकोमोडेशन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो उसके लिए फिर स्ट्रॉन्ग बन जाता है और गेस्ट वीज़ा के। तो कोई रिजेक्शन के इसके तो रीज़न होता ही नहीं है, तो 100% लग जाता है। तो इसमें ये 3 कंट्री स्टॉप है, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया। हाँ, आप पोलैंड जाएँ, पोलैंड में 2 से 3 महीने रहें, उधर जॉब करें, देन आप पीआर जब आपको मिल जाती है, पीआर मिलने के बाद फिर आप किसी और कंट्री, शेंजन कंट्री में जहाँ पे आपकी सैलरी हाई हो, उस कंट्री आप मूव हो सकते हैं इज़िली। सही, ठीक और बाकी अगर आपका फिर लो बजट है जी, अगर आपका कम बजट है, कम बजट में फिर मैं आपको गल्फ कंट्रीज़ या आपको एशियाज़ कंट्री जो है, उसमें मैं प्रेफ़र करूँ। सही और सिर्फ बिज़नेस के हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बिज़नेस कौन-सी बिज़नेस हो और यूरोप साइड पे अगर हम जाना चाहें, यूएसए की तरफ जाना चाहें, कनाडा की तरफ जाना चाहें, तो कौन-सी बिज़नेस सेटअप्स होने चाहिए? और जैसे कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं या ये वाला जो हमारा एशियन रीजन है, इस तरफ कौन से बिज़नेसेस और कौन-सी कंट्रीज़ ज़्यादा प्रेफ़र की जाएगी? इसमें ये है कि बिज़नेसमैन, अब बिज़नेस तो कर रहे हैं हम, लेकिन बिज़नेस के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? हुँ, ये हुँ। मेन एक क्वेश्चन है। किसी की सही। इन्वेस्टमेंट आप एक आपको 100 आपकी मिलियन है,
किसी की 10 मिलियन है, किसी की 4 मिलियन है, तो इस तरह डिपेंड करता है। अब क्लाइंट जो भी आता है वो अपना बताता है कि सर हमारी इतनी है इन्वेस्टमेंट, हम इतनी कर सकते हैं। लेट सपोज आप 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में फिर उनको मैं पोर्टुगाल करता हूँ प्रीफर, या आपका यूएई हो गया, दुबई हो गया, मेन जो मेन ले। अभी दुबई है, दुबई में डेली बेस पे इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है दुबई में। अभी जर्मनी से, आपके इटली से, आपके हर कंट्री से इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो दुबई एक तरह से समझे शेंजन जिस तरह कंट्री है, वैसे ये दुबई और जो भी गल्फ कंट्रीज है वो भी अपना अलग रीजन बना रहे हैं। सही, ठीक, सही। और जी जी। जो है मतलब बिजनेस का जो है वो बजट होता है आपके पास, क्या सक्सेसफुल स्टोरी है? मैं बिजनेस के हवाले से करूंगी कि लोग आते हैं आपसे तो डील होता है, तो कौन से बिजनेस आप उन्हें सजेस्ट करते हैं और उनका कितना बजट होता है कि उसमें वो उस बिजनेस को कर लेते हैं? स्टार्टिंग तो मैं आपको बोलूंगा कि 4 मिलियन, 4 to 5 मिलियन आपके पास होने चाहिए बिजनेस ओके। के लिए, अगर आपने यूएई के लिए मूव होना है। अगर यूएस से जाना है तो फिर आपके लिए 10 to 15 मिलियन होने चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। वहां जाके फिर आप अपनी कंपनी पहले रजिस्टर्ड करवाएं। ये सारे कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद फिर आप कोई भी बिजनेस जो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट अलग से होगी, ये सारी चीजें। तो एटलीस्ट जब आप बिजनेस करने मूव जो हो रहे हैं यूएसए के लिए, लेट्स सपोज मूव हो रहे हैं, तो आपके पास एटलीस्ट 10 मिलियन होने चाहिए, जो आप उधर जाके पहुंच के आप उधर कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करवाएं। कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद अपने जो टैक्सेस होते हैं, ये सारी चीजें वो आप कंप्लीट कर लें, तो उसमें आपके पास मिनिमम 10 मिलियन होनी चाहिए यूएस के। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जाहिर है माशाल्लाह आपकी कंपनी है, क्या रेशो है लोगों का बाहर जाने के लिए और जो है जो बिल्कुल मूव होना चाहते हैं और जाहिर है अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, और साथ ही साथ ये कि जो है अपनी फैमिली का बैकअप करने के लिए वो कितने परसेंट रेशो है और किन ममालिक में जो है आप ये देखते हैं कि जाने का रेशो ज्यादा है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि रेशियो आजकल जो लास्ट ईयर से चल रहे रेशियो, तो 60%, 70% स्टूडेंट्स जो नौजवान है 30 ईयर्स तक, मैक्सिमम जो 30 ईयर्स तक है, वो तकरीबन 60 to 70% वो मूव होना चाह रहे हैं। लेट सपोज हमारे पास जर्मनी है, इटली है, काफी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे पैनल है यूनिवर्सिटीज के साथ। लेकिन आजकल जो कंट्री जो मेन चल रहा है वो मलेशिया चल रहा है। उसकी वजह ये है कि मलेशिया इसलिए चल रहा है क्योंकि मलेशिया में इजी टू एक्सेस है, इजी टू एडमिशन है, तो आपके एडमिशन बिल्कुल इजी हो जाता है। और मलेशिया में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज बैठी हुई है जो यूके से रिलेटेड होती है, उनकी ब्रांच होती है मलेशिया में। और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, इन तरफ से उनकी ब्रांच है मलेशिया में। तो वो ऐसे करते हैं कि वन, लेट सपोज बैचलर करने जा रहे हैं तो 1 ईयर मलेशिया में स्टडी करते हैं, देन सेकेंड ईयर वो मूव होते हैं उधर से, इजी टू एक्सेस से। हालांकि पाकिस्तान से काफी डिफिकल्ट है, आपको पता है। आजकल अपॉइंटमेंट जो कि फ्री में मिलती है उनको एजेंट्स को, लेकिन वो एजेंट पहले से परचेस करके वो 3 to 4 lakhs में सेल कर रहे हैं, सिर्फ ओनली अपॉइंटमेंट्स। आपका वीजा, इंटरव्यू होता है, ये चीजें होते हैं। इसके लिए जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं काफी मलेशिया जाते हैं, मलेशिया से फिर आगे मूव होते हैं यूके, यूएसए या कनाडा या कहीं से भी, वहां से इजी टू एक्सेस होता है। सही। सर ये आपने स्टूडेंट वीजे का बताया, स्टूडेंट वीजे में जो है इसके हवाले से थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि ये एक हमारी जो यंगर लॉट है, जैसे आपने कहा जो 30th तक हैं, वो स्टूडेंट वीजे को काफी प्रेफर करते हैं। अच्छा, उसमें जो है स्टूडेंट वीजा में ये भी देखा जाता है कि उसमें जो है एक हमारा जो अमाउंट है, या फिर ये कह लें बैंक स्टेटमेंट कह लें, वो काफी जो है रिक्वायर्ड होता है। तो उसका उस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें कि कितना जो है बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है और क्या होता है, और कौन कौन से ममालिक हैं जो स्टूडेंट वीजा इजीली जो है पाकिस्तानियों को जो है वहां लग रहा होता है? देखिए, बैंक स्टेटमेंट की आपकी बात है, मलेशिया में जो टॉप कंट्री जो मलेशिया है, मलेशिया में आपको बैंक स्टेटमेंट की नीड नहीं है, आपको आइल्स की रिक्वायर्ड नहीं है। लेट सपोज किसी स्टूडेंट ने बैचलर की हुई है या एफएससी की हुई है, इंग्लिश में की हुई है, तो जस्ट उनके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, डेट्स ऑल। आइल्स की रिक्वायर्ड नहीं है, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है।
और सबसे मजे की बात ये है कि मलेशिया का आपका ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आप जैसे भी इनरोल होते हैं इमिग्रेशन में, आप ऑनलाइन खुद ही चेक कर सकते हैं कि मेरा कितना परसेंट हो चुका है। हालांकि किसी कंट्री में भी अभी ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है। मलेशिया इज द वन फर्स्ट कंट्री जो कि हम्म। ऑनलाइन आपको प्रोसेस बताता है कि आपके स्टूडेंट का इतना परसेंट हो चुका है। सही। सही। यहाँ पर हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों की भी कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल कर सकते हैं। काइंडली पहले अपने हैंड रेज कीजिएगा और जो है आप अपने सवाल कर सकते हैं। और अच्छा सर, अब जरा मुझे बताएं कि बहुत से लोग हैं जो अब आजकल जैसे कि बहुत ज्यादा जो है घूमने फिरने का भी बड़ा ट्रेंड है, और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का भी बड़ा जो है एक आजकल बड़ा शौक भी लोगों में है, और एक ट्रेंड भी कह लें चल रहा है। तो कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पर जो है लोग जाना ज्यादा पसंद करते हैं, और वहां की वीजे भी इजीली जो है वो लग जाते हैं? जैसे कुछ तो जैसे बाकू वगैरह हैं, इन जगहों पे तो बड़ा इनके तो पैकेजेस वगैरह भी बड़े आ रहे होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी मुल्क हैं जहां पर लोग ज्यादा ट्रैवलिंग के लिए मतलब जाना चाहते हैं, और वहां के वीजा बहुत इजीली जो है वो एक्सेस होता है? ये इसमें अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो इसमें ये है कि हमारे, आपको भी पता होगा हमारे कंट्री के क्या हालात चल रहे हैं, हम्म। किस कंडीशन में अभी हमें खड़े। हम्म। इवन के हम मतलब पहले ये होता था कि दुबई में हर कोई जाता रहता था। हम्म। इवन के दुबई जाता था, सेकेंड डे वापस आता था। अब दुबई के भी वीजे काफी डिफिकल्ट हो गए हमारे। अच्छा। उधर से भी आपके, हाँ, यूएई के भी वीजा आपके नहीं लग रहे अभी। क्यों? यूए से हालात की वजह से हमारे, और हमारे जो रिजल्ट है पाकिस्तानियों ने जो हालात उधर यूएई में किए हुए हैं, जिस तरह स्कैम्स किए हुए हैं, वो भी वजह हो सकती है। ये काफी इन वजह से वीज़ास के काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन आप अगर यूएस आपके ईज़ी कंट्री अगर आपने विज़िट करना है तो थाईलैंड है आपका, थाईलैंड में आप जा सकते हैं, अभी वीज़े लग रहे हैं। और बाकू जैसे आपने बोला, बाकू अज़रबैजान, वहाँ के लग रहे हैं। सिंगापुर हो गया आपका, और इंडोनेशिया आ गया। इस तरह के मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं सही। विज़िट के लिए। अब सर मुझे ये बताएं, जैसे कंसल्टेंसी के हवाले से लोग बहुत ज्यादा स्कैम का शिकार होते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता। हम देख रहे होते हैं कि बहुत लोग जो है ये काम कर रहे हैं कंसल्टेंसी का, उसमें से कितने ऑथेंटिक हैं और जिनके पास जाना सेफ है? कौन सी ऐसी चेकलिस्ट होनी चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए कि उनको मद्देनजर रखते हुए आपको यकीन हो जाए कि हाँ भाई इन कंसल्टेंट के पास हम जा रहे हैं, इस कंपनी के पास हम जा रहे हैं, तो वो जो है हमें हमारा हमारा पैसा जाया नहीं होगा, वो हमें एक प्रॉपर सही गाइड करेंगे? देखिए, कंसल्टेंट हो गया या कोई भी कंपनी होगी आपकी कंसल्टेंट के अलावा भी, सबसे पहले तो आप उनसे जो सक्सेस रेशियो है उनका, वो उनसे चीज है कि आपने किस किस को कहाँ कहाँ क्लाइंट को भेजा है, किस स्टूडेंट की कहाँ पे एडमिशन करवाई है। उनके प्रूफ देखें पहले कि हालांकि ये कंपनी ने भेजे हैं या नहीं, ये सीगा तो उनके प्रूफ है, ये भी चीज है। और दूसरी ये चीज है, हमारी जो कंसल्टेंट कंपनी है, हम पेमेंट इन्वॉल्विंग नहीं करते। हम सिर्फ सर्विस चार्जेस लेते हैं। बाकी स्टूडेंट की जो एडमिशन होती है, लेट सपोज किसी भी मलेशिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन होती है, तो हम जस्ट उनको ऑफर लेटर इशू करवाते हैं। ऑफर लेटर इशू करवाने के बाद हम कहते हैं आप उनको पेमेंट डायरेक्ट करें उनके अकाउंट में। सही। यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट होगा, आप उनको डायरेक्ट पेमेंट करें। पहले तो आपने ऑफर लेटर इशू करवाया, उसके बाद वेरीफाई करवाया आप यूनिवर्सिटी से कि ये रॉकीज कंसल्टेंट है, इन्होंने हमें इशू किया है कि वाकई ये वेरीफाई है, 100% ऑथेंटिक है, फिर आप उनको पेमेंट करें, हमें पेमेंट नहीं करें। तो इससे भी काफी स्टूडेंट ने उनसे ये चीजें, ट्रस्ट एबिलिटी, ये चीजें काफी ऑप्शंस लिए, मतलब उनको आदत है। इसलिए काफी स्टूडेंट्स हमारे हैं, उनसे हमने डायरेक्ट, हाँ, आजकल आपको पता है पाकिस्तान से बाहर कंट्री पेमेंट ट्रांसफर करना काफी इशू हो गया है। वहां से पेमेंट आ सकती है, लेकिन आउट काफी इश्यूज हो गए। तो कोई वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, कोई उनके रिलेटिव्स बैठे हुए हैं वहां से ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट पेमेंट करें, तो इससे काफी चीजें आपके गुड पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स आपके पेरेंट्स
सही। अच्छा सर, ये ज़रा मुझे बताएँ, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के हवाले से बताएँगे। बहुत से लोग हैं वो रिलोकेट होना चाहते हैं, बिज़नेस अपना जो है खोलना चाहते हैं कहीं बाहर बेहतर मुल्क, तो कौन कहाँ किन मुल्कों में बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी जो है वो ज़्यादा है और वहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि लोग वहाँ पर मूव कर रहे हैं और वहाँ पर जो है जाके वो एक बेहतर मुस्तकबिल अपना देख सकते हैं? कि बिजनेस अगर आपने करना है तो नंबर वन पे प्रॉपर्टी का काफी बिजनेस चल रहा हुँ, है। हुँ। यूएई में काफी हमारे पाकिस्तान के बैठे हुए बिजनेस जो इन्वेस्ट करके बैठे हुए वो परचेज किए हुए, उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की हुई। हुँ, हुँ। उसमें प्रॉपर्टी परचेज करने में ये उनको बेनिफिट है, उनको गोल्डन वीजा मिल रहा है 10 इयर्स का, और वो प्रॉपर्टी के रेट्स भी हाई होते जा रहे हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर वन पे, देन सेकंड जो नंबर है वो काफी मलेशिया में भी रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हैं, हुँ। और आपका होटल्स जैसे हो गई 2 स्टार 3 स्टार होटल्स हो गई, उसमें काफी बिजनेस कर रहे हैं। ये टॉप 3 बिजनेस आप काफी। सही। अच्छा, यहाँ पर वकास ने जो है हमसे सवाल पूछा है। काइंडली वकास, आप अपना सवाल आप ज़रा खुद ही पूछें और जो है जी आप अपना सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। मेरा सवाल विकास भाई ये था कि आपने बोला कि सिंगापुर विजिट वीजा के ऊपर हम जा सकते हैं। क्या विजिट वीजे के जी। ऊपर जाके वहां इस वीजे को चेंज कर सकते हैं? कोई ऑप्शन है? सवाल 3-4 है, अ, बारी बारी पूछूंगा आपसे। जी, जी। नहीं सर, विजिट पे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते विजिट वीजा से। ठीक हो गया। दूसरा, जी, जी। आपने अभी ये बोला कि बिजनेस सिर्फ आप यूएई में या मलेशिया में ही कर सकते हैं। क्या इसके अलावा यूरोप में कोई ऐसा सीन नहीं है, जैसे कि गोल्डन वीजा की अभी आपने बात की, पुर्तगाल में भी गोल्डन वीजा दे रहा है आपको। 2-3 मुल्क और भी जी, हैं यूरोप के। बिल्कुल सर, वो ऑप्शन है। यूरोप में काफ़ी कंट्रीज़ है, उधर आपको बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी है, लेकिन इश्यू ये है कि सर अपॉइंटमेंट का काफ़ी इश्यू चल रहा है पाकिस्तान में। लेट्स सपोज़ आप इनविटेशन या स्पॉन्सर आपको यूरोप से आता है, तो आने के बाद जब आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 टू 4 मंथ आपको लग जाते हैं, वो फिर स्पॉन्सर जो लेटर होता है वो एक्सपायर हो जाता है। ये काफ़ी इश्यू इसमें चल रहा है, इसलिए मैंने आपको छोटी कंट्री इसलिए मैंने बताए, उधर से ईज़ी टू एक्सेस है। लेट्स सपोज़ आपने यूएई में या आपने कोई बिज़नेस किया है तो वहाँ से आप आगे मूव हो सकते हैं। या लेट्स सपोज़ मलेशिया हो गया, इधर पाकिस्तान से अब आजकल के ऐसे हालात हमारे हो गए, अपॉइंटमेंट का काफ़ी इश्यू हो गया है। ये बात मैं मानता हूँ, अपॉइंटमेंट का वाकई इशू है। इतनी आसानी के साथ जी, जी। अपॉइंटमेंट मिलती भी है, 1 साल बाद भी मिलती है, 3-4 महीने के बाद भी भूल जाए। बिल्कुल। सर 3-4 तो महीने मसला बाद भी है। फिर भी उसको टाइम लगता है, उसमें भी फिर आपके बिल्कुल 2 से 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। डिपेंड करता है कंट्री कौन सी है। ये नहीं कि हर कंट्री के ऊपर 2-4 लाख नहीं लग रहा। बाकी आप बेहतर समझते हैं इन चीजों को। यूरोप में कोई बिल्कुल, विजिट बिल्कुल। वीजे की ऑप्शन है? सर यूरोप में जी बिल्कुल विज़िट वीज़े के ऑप्शंस हैं, काफ़ी विज़िट्स कंट्रीज़ के हम करवा रहे हैं, स्पेन हो गया, फ़िनलैंड हो गया, और आपका जर्मनी का भी हम करवाते हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या मतलब कि तरीकाकार होगा आपका? क्या आप फाइल तैयार करके देंगे, वीजा अप्लाई करवाएंगे, या डन बेस के ऊपर बात करेंगे आप? सर नहीं, डन बेस तो एक तो डन बेस पे ना, ये एक हमारे पाकिस्तानियों ने डन बेस एक वर्ड निकाला है, ये जो कि इस तरह समझिए आप इलीगल वर्ड है ये। हाँ, बाहर जी यूज़ नहीं होता जितना ये पाकिस्तान में होता है। डन बिल्कुल बेस में ऐसी भी है। मतलब ये डन बेस में भी मतलब ये है कि काफ़ी एजेंट्स हैं वो डन बेस बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपसे पेमेंट लेते हैं। के बाद रन बेस से पहले भी पेमेंट लेते हैं, ये चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारा जो काम है, हमारी फाइल रेडी करवाना आपको, हमारा प्रॉपर आपको गाइडेंस देना, प्रॉपर इंटरव्यू की तैयारी करवाना, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेकर देना। अपॉइंटमेंट के बाद फिर इंटरव्यू जब होगा तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई इश्यू होता है तो ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में थोड़ी चीज़ें, कोई क्वेश्चन आंसर, लेट्स सपोज़ आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस के सिलसिले में कोई क्वेश्चन आंसर हुआ या इस तरह से क्वेश्चन आंसरिंग हुई, तो वो बस आपने उनको मतलब ट्रस्ट देना है कि मैंने वापस आने हैं अपने मुल्क, उधर वापिस सिलेक्ट आना। नहीं होना। सही।
हाँ, बस ये अगर आपने ट्रस्ट उनको दे दिया तो फिर आपका लग सकता है। कम से कम कितना खर्चा आ जाता है यूरोप में अप्लाई करने का, फाइल तैयार यूरोप या में जो भी अपॉइंटमेंट है? यूरोप में तो यूरोप फिनलैंड का आप कह रहे हैं, इनका कह रहे हैं? जी, जी सर। सर देखिए यूरोप में एक तो अपार्टमेंट आजकल के रेट जो फ्लक्चुएशन होती रहती है, आज का रेट दूसरा है तो कल दूसरा होगा। अपार्टमेंट के लिए मैं अपार्टमेंट आजकल हम लेते मैक्सिमम हैं। जी, जी। देखिए आप मैक्सिमम आप लगा ले 4 टू 5 लैक्स लगा लें आप मैक्सिमम। डन हो गया, बस यही सवाल थे मेरे। ठीक हो गया, जी, बहुत शुक्रिया। सही। थैंक यू। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपका। अच्छा सर अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बिजनेस वीजे की मैंने बात की, अब कोई आता है आपके पास और कहता है भाई मेरे पास सरमाया है, इतना मेरे पास अमाउंट है और मैं जो है बिजनेस करना चाहता हूँ, आप उसकी किस तरह से हेल्प करेंगे कि बस वो आ गया सरमाया लेके, अब उसको बताना है कि कहाँ आपने करना है, किस बिजनेस में लगाना है और आप किस तरह से उसकी हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। देखिए मैं अगर मेरे हिसाब से अगर कोई आते हैं और बिजनेस के हिसाब से और ये सारी चीजें, तो मैं तो फर्स्ट उनको ऑप्शन प्रॉपर्टी का ही दूं। देखिए अच्छा। प्रॉपर्टी में ये बेनिफिट्स है, अगर अल्लाह न करे किसी कंट्री जाता है वहां पे सेट नहीं होता, वापस आना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी आपका एक समझे कि आपकी पेमेंट वही आपको रिटर्न हो। किसी और बिजनेस में आप इन्वेस्ट करेंगे तो इतनी पेमेंट रिटर्न नहीं होगी जितनी आपने इन्वेस्ट की होती है। प्रॉपर्टी में ये फायदा है कि आपको एक तो वीजा मिलता है उधर का, हम्म। पीआर मिल जाती है आपको। लेट सपोज आप रहना नहीं चाहते तो इवन के काफी मेरे क्लाइंट्स है यूएई में बैठे हुए, 2-2 3 दिन प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए, वो रेंट पे दी हुई है उन्होंने, इवन वो खुद रेंट पे रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने रेंट पे दी हुई है, वो सारी वो चीजें प्रॉफिट उनसे प्रॉपर्टी से ले सही। प्रॉफिट। सही। अच्छा सर अब जरा मैं इसके ऊपर आ रही हूँ कि जैसे कि लोग आजकल यूरोप की बात भी सर ने कर ली अभी कॉल पे, अमेरिका और कनाडा भी आजकल लोग बहुत ज्यादा विजिट पे जा रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि वीजा भी लग रहा है, तो थोड़ा सा ये मुझे बताइए कि क्या क्राइटेरिया है विजिट वीजे की, अगर मैं यूएसए की बात करूं क्या क्राइटेरिया है, और दूसरा ये कि ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी हेल्प करती है, और अगर कोई फ्रेश पासपोर्ट है तो वो किस तरीके से जो है उसका उसका वीजा लग सकता है नहीं लग सकता, अभी मैं यूएसए की बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। ये मैंने आपको पहले ही जो सर वकास सर थे उनको जवाब जो दिया था, आपने सिर्फ इंटरव्यू टाइम पे हम्म। जो वीजा ऑफिसर होता है उनको जस्ट आपने प्रूफ देना है और उनको ऐसी बातें जो बतानी है, उनको प्रूफ, उनको यकीन हो जाए कि मुझे वापस आना है अपने मुल्क, अगर विजिट वीजा पे जाना है। हम्म। सही। और रही बात आपकी जो सारी चीजें हैं, देखिए फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीजे लग रहे हैं अभी। पहले होता था कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, दुबई की हो गई या मिडिल ईस्ट जो भी कंट्री हो गए उनकी होनी चाहिए तो फिर आपको मिलेंगे, लेकिन आपके फ्रेश पासपोर्ट में भी अभी आपके वीजे लग रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने फैमिली वीजा लगवाया तो उनका सबका वीजा लग गया है, वो भी उनका समझे कि फ्रेश पासपोर्ट पे ही थे, वो इंटीरियर सिंध के थे। सही। तो ये चीजें हैं कि फ्रेश पासपोर्ट पे भी लग सकता है, लेकिन जस्ट आपने जस्ट उनको प्रूफ देना है कि मैं घूम फिर के ये सारी चीजें अपने कंट्री में वापस आना है। जैसे प्रॉपर्टी आपकी है तो उनको शो करनी पड़ेगी, गाड़ी आपके नाम पे तो उनको शो करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें उनको शो करनी पड़ेंगी, तो ये सारी चीजें हमारे मुल्क में हमने घूम फिर के वापस ही आने हैं। सही। अब सिर जैसे कोई फ्रेशर है, अब जैसे यंग लॉट है, अब नहीं है उनके पास, गाड़ी नाम पर नहीं है, घर भी अब्बा के घर में रह रहे हैं, घर भी नाम पे नहीं है, लेकिन ट्रैवल करने जा रहे हैं, रिश्तेदार हैं, घूमने जा रहे हैं, तो उनके कितने चांसेस होते हैं कि उनको जो है उनका वीजा लग जाए? देखिए मैंने आपको ये चीजें बताई प्रॉपर्टी और गाड़ी का, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग फाइल बनाने के लिए, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने आपके सक्सेस रेशियो होंगे, जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो उसके रेशियो थोड़े से कम होंगे। लेकिन मुझे यूएसए और कनाडा का तो इंटरव्यू नहीं होता, आपको भी पता है। कनाडा का इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ यूएसए का इंटरव्यू होता है। तो यूएसए में जस्ट मतलब इवन मैंने ऐसे भी क्लाइंट देखे जिनकी बैंक स्टेटमेंट मेरे ख्याल से 2 मिलियन है, उनका भी हो गया फ्रेश पासपोर्ट पे।
अच्छा, बैंक स्टेटमेंट, जी तो जी। बैंक स्टेटमेंट कितनी जरूरी होती है, थोड़ा सा ये भी बताएं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और कितना ये रोल प्ले करता है। मेरे हिसाब से अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, 4 to 5 मिलियन की होनी चाहिए अगर आपने विजिट पे जाना। सही है। जी जी, अ, क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए जी। अच्छा, अब यहाँ पर किसी के सवाल हैं तो आप लोग अपना सवाल कीजिए, क्योंकि टाइम भी थोड़ा लिमिट रह गया है, तो काइंडली मैं चाह रही हूँ कि जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं वो कोई सवाल करना चाहे तो आप लोग अपना सवाल कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि 10 ऐसे मुल्क बताएं जहां पर इस वक्त जो है रीलोकेट होना ज्यादा सही है, अब बेहतर मुस्तकबिल के लिए लोग जाना चाह रहे हैं, बिजनेस सही भी है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी जहां पर ज्यादा अच्छी हैं, कौन से वो 10 मुल्क जो है आप सजेस्ट करेंगे कि जहां पर जो है अप्लाई करना चाहिए वर्क परमिट के लिए, जहां पर जॉब्स अवेलेबिलिटी हो, ये सारी चीजें हो। अच्छा, इस सवाल का सर जवाब थोड़ी देर बाद दीजिए। यहाँ पर अरसलान अकबर जी, आप अपना सवाल कीजिए, काइंडली आप अपना सवाल करें। जी अरसलान अकबर जी, आप अपना जरा सवाल कीजिए प्लीज काइंडली। जी अरसलान अकबर का यहाँ पर सवाल है, इन्होंने ये पूछा है, काइंडली आप अपना सवाल सिर्फ खुद कर लें। आई थिंक चले सर, इसका आप जवाब दें जो मैंने अभी आपसे सवाल किया कि कौन से 10 ऐसे मुल्क हैं जहां पर वर्क के लिए रिलोकेट होना चाहें, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और वहां पे लोगों के लग भी रहे हैं, तो कौन से 10 मुल्क हैं? कि आप फर्स्ट ये है कि मुल्क अगर मैं बताऊं तो काफी मुल्क हैं, लेकिन हम्म सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि कौन से वीजे लग रहे हैं, सक्सेस कौन से पाकिस्तान हम्म, से वीजा लग रहे हैं और exactly. सक्सेस रेशियो किस किस कंट्री का। अगर आप बजट आपका 10 लाख से मिनिमम है, हम्म वर्क परमिट में अगर जाना चाह रहे हैं, तो आप मिडिल ईस्ट कोई कंट्री रहे या गल्फ कंट्रीज देखें। अभी हमारे पास ओमान के भी वीजे हैं, वर्क परमिट है, और कतर का भी है, और आपके सऊदी अरब के भी है। अगर मिडिल ईस्ट में कंट्रीज में आप एशिया कंट्रीज में देख लें तो मलेशिया का भी अभी हमारे पास आईटीज के वर्क परमिट है, जो कि अंडर 10 lakhs में, उसमें इंक्लूडेड एवरीथिंग आपका हो जाता है इसमें। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मैं मतलब उस मुल्क में रहूं और उसमें मुझे पीआर भी मिल जाए, पासपोर्ट भी मिल जाए, ये चीजें और बेनिफिट्स हो, तो फिर आप यूरोप की तरफ मूव हो जाएं। अभी यूरोप में पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी, इन 3 कंट्रीज का मैंने इसलिए नाम लिया है क्योंकि वहाँ की आजकल इधर पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट इजीली मिल रही है। और भी कंट्रीज हैं लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि इधर से काफी इशू होता है, क्योंकि क्लाइंट इतना ज्यादा पैसे एक्सपेंस खर्च करता है, लेकिन उसके बाद काम नहीं होता, तो वो चीजें मतलब उनसे ज्यादा हमें दुख होता है चीजों का कि सही। किस तरह पेमेंट करते हैं, किस तरह आजकल हालात है। तो उनसे पहले ही हम उनको बता देते हैं कि ये 3 टॉप कंट्रीज है हमारे पास, लेकिन इस कंट्री में भी आपको लेबर जॉब मिलेगी, व्हाइट कॉटन नहीं मिलेगी आपको। लेट सपोज आपको वेयर हाउस की जॉब मिलेगी, या आपको ड्राइवर की जॉब मिलेगी, या आपको किसी हेल्पिंग में जॉब होगी, इस तरह से जॉब मिलेगी। लेकिन ये आपका इजी टू एक्सेस है, आप एक्सेस हो जाए, एक्सेस होने के बाद फिर तो आप किसी भी शेंजन कंट्री में आप मूव होके जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते सही। अच्छा, यहाँ पे इनका सवाल है अरसलान साहब का कि जो है इटली के वीजे के लिए कुछ इन्फॉर्म करें, और वीजे के लिए और वो फॉर वर्क परमिट, फॉर वर्क के लिए। हैं। इटली का वर्क परमिट हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन स्टडी का है हमारे पास अभी। इटली हम्म, और जर्मनी का 100% स्कॉलरशिप है, लेकिन वर्क परमिट हमारे पास इटली और जर्मनी के नहीं। सही। ठीक। जी जी। जी, और किसी का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। हमारे पास से 5 मिनट है, और जो है किसी का कोई सवाल है जी। मेरा सवाल है, जी पूछूं? वकास साहब जी बोले। अभी भाई ने बोला कि चेक रिपब्लिक का आपके पास है, वर्क परमिट वीजे हैं कि वो सिर्फ विजिटर वीजा होगा? ये क्लियर कर दें, और सर किसमें क्या हिसाब किताब?
सर वर्क परमिट है हमारे पास चेक रिपब्लिक में। ठीक हो गया। उसमें मतलब कि क्या पे होगी, क्या हिसाब किताब है, वो बता सकते हैं अभी कि वो बाद में बताएंगे आप? और कितना टाइम पीरियड लगेगा वीजा लगने में? सर देखिए प्रोसेस में, इसका प्रोसेस इस तरह है कि सबसे पहले जो भी क्लाइंट होगा उसकी सीवी हमारे पास आएगी। फिर हमारे ठीक है। उधर यूरोप में बैठे हुए लॉयर्स बैठे हुए, हम उनको भेजेंगे। वो जब हमें बोलेंगे कि ये इस जॉब में एलिजिबल है, फिर हम उनको क्लाइंट को बताएंगे आप इस जॉब में आप एलिजिबल हैं। लेट सपोज आप ड्राइवर की जॉब में या आप वेयर हाउस में या हेल्पिंग किसी में भी आप होंगे एलिजिबल, फिर हम आपको बताएंगे। उसके बाद फिर आपको सैलरी बताएंगे, ये सारी चीजें। और थ्री थ्री मैक्सिमम 3 मंथ्स में आपका वर्क परमिट लेटर उधर से आ जाता है। और उसके बाद फिर जब आपकी फाइल रेडी हो जाती है, फाइल रेडी होने के बाद फिर हम अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। इट मीन्स कि आपका ये 6 to 7 मंथ का प्रोसेस टोटल होता है। ठीक हो गया। और कितने पैसे लगेंगे कमर सर को? पैसे आप रफली, अगर आप पैसे 20 lakhs आप पैसे माइंड में रखें, रफली मैक्सिमम इतने आप लगेंगे, इंक्लूडेड अगर एवरीथिंग। अगर खुदा ना खास्ता वीजा नहीं लगता किसी सर वजह से, देखिए उसमें कोई कटौती हाँ क्या? सर, इसमें वीजा में रिजेक्शन के रीजन 2 पॉइंट्स होते हैं। एक तो ये होता है कि आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में अगर आप किसी सवाल का आप जवाब नहीं दे सकते तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड रीजन ये है कि आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर, जो भी लेटर आते हैं, उसमें आपकी कोई फेक निकल रहा है, अल्लाह ना करे ना ऐसी हो, या फेक या कोई क्लियर नहीं है लेटर, या कोई चीज है कि वो कह रहे हैं कि ये कंपनी है, ये पुरानी या न्यू है, वो बंद हो गई है, तो उसमें फिर ब्लैकलिस्ट है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें फिर हम हम्म। आपको दोबारा रीअप्लाई करवाएंगे। तो उसमें कटौती है कि नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितने, क्या खर्च, मतलब क्या 10 लाख रुपए खर्च हो गए हैं, उसमें से मुझे वापस कुछ मिलेगा कि वो सारे गए, अगर इंटरव्यू नहीं सर, इंटरव्यू मेरी गलती की वजह से पास नहीं होता? नहीं सर, नॉन रिफंडेबल है, ये नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं होंगे। लेकिन इसमें ये हो सकता है कि आपको जो पेमेंट, जो आपका रीजन मैंने 2 बताए ना, अगर सेकंड आपके डॉक्यूमेंटेशन में रिजेक्शन होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम आपका दोबारा अप्लाई करवाएंगे, रीअप्लाई करवाएंगे। अगर आपकी रिस्पॉन्स है कि इंटरव्यू में आपने क्लियर नहीं किया, इंटरव्यू में आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, लेट सपोज आप ड्राइविंग के जॉब पे जाते हैं तो ड्राइविंग से कोई क्वेश्चन आता है, उसमें आप उनको आंसर नहीं दे सकते, उसमें रिजेक्शन होती है, तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम रीअप्लाई करवा सकते हैं आपका इंटरव्यू अपॉइंटमेंट। ठीक हो जी सर। ठीक हो गया। और जो आप इटली की और जर्मन की बात कर रहे हैं, कम से कम कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि और कितना गैप? बात कर होता ना, एक बच्चा या बच्ची है जिसने 2 साल 3 साल हो गए हैं थोड़े हुए कॉलेज या यूनिवर्सिटी से तो साइलेंट देखिए हो गया। दो से जी 2 से 3 साल तो इट्स ओके, नो इशू। उसका फिर हम इस तरह करते हैं कि 2 years का भी गैप हो गया तो उसमें हम उनका जो एक्सपीरियंस लेटर है ना, वो उसमें फाइल में ऐड करते हैं कि स्टूडेंट ने इन 2 साल में या 3 साल में इधर जॉब कर रहे थे, तो इसलिए इसका गैप था। और रही बात इसकी कि क्वालिफिकेशन की, सर बैचलर्स में भी मास्टर और पीएचडी में ज्यादा जा रहे हैं, तो उसमें सीजीपीए PhD में बैचलर ज्यादा? में थोड़ा सा 3 से अबव होना चाहिए, या 2.8 भी हो, 2.9 भी हो। लेकिन ये चीजें, और सेकेंड ऑप्शन ये कि आइल्स का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब आपके 6.5 से अबव होने चाहिए। ठीक हो गया। और इसमें स्टडी वीजे में कितना खर्चा बताया आपने? सर स्टडी वीजा में आप अगर इटली का करेंगे तो इटली में सर स्टडी वीजा पे इंक्लूडेड एवरीथिंग 10 लाख में आपका हो जाता है सब कुछ। आपके जो वीजा चार्जेस, हमारी सर्विस चार्जेस, एवरीथिंग रफली इतना। अगर आप और जर्मनी की जर्मन? बात करेंगे तो जर्मनी में थोड़ा सा इस तरह है कि आपको पता है ब्लॉक अकाउंट चाहिए इसमें। ब्लॉक अकाउंट में फिर एटलीस्ट 11,800 आपकी यूरो आपके डिपॉजिट होने चाहिए कंपनी में, लाजमी तो होनी उसके चाहिए। बाद जी। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपके सवालात का